Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. It's not really such a good morning for people in Turkey, I would say, क्योंकि अभी खबरें जो वहाँ से आ रही हैं तुर्की के स्की रिजॉर्ट में आग लगने से हलाकतों की तादाद जो है वो 76 हो चुकी है। अंदाज़ा करें 76, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग वेमेन, और 50 से ज़्यादा बच्चियाँ जो स्की सीखने के लिए गए हुए थे या फिर वहाँ पर स्कीइंग कर रहे थे, दर्जनों इनमें शामिल हैं। अभी इनकी शनाख्त का अमल जारी है। फिर मल्टीपल इंसिडेंट्स जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें वालिदैन अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जब स्की रिजॉर्ट पहुँचे तो उनमें से एक वालिद को खुद तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि वो देखकर ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इट्स 12 स्टोरी बिल्डिंग, 12 स्टोरी की बिल्डिंग है। कहा यह जा रहा है कि आग जो है वो किचन एरिया से स्टार्ट हुई और इतनी जल्दी से पूरी बिल्डिंग जो है वो आग की पकड़ में आ गई कि लोगों ने एक्चुअली जंप लगाना शुरू कर दिया खिड़कियों से। लोगों ने अपनी चादरें, अपने तकिए, पर्दे बांध कर जंप लगाने की भी कोशिश की, लेकिन बहुत से उस कोशिश में भी नहीं बच पाए। 1 घंटा लगा रेस्क्यू की गाड़ियां इतनी बड़ी तादाद में जो दरकार थी वो पहुंचने में, क्योंकि बर्फ़ से ढके हुए हैं रास्ते। स्की रिजॉर्ट है, बोलू ये शहर है जहां बताया जा रहा है कि बहुत वेरी पॉपुलर स्की रिजॉर्ट। बिल्कुल, हम दुआ कर सकते हैं कि यहाँ तक अब 76 तक बात पहुँच गई और यहाँ ख़त्म 50 जख्मी हैं और 76 अफराद जहाँ महक हो गए हैं, हलाक हो गए हैं। इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुँचाएंगे। अभी ज़रा अपने कुछ सियासी बात पर नज़र दौड़ा लेते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकरात का अब तक कोई वाज़ेह नतीजा नहीं निकल सका है। जब बात करें तो ऐसा लगता है हुकूमत बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है। बाज़ लोग हुकूमत में पुरुम्मीद भी लगते हैं, लेकिन PTI तो सर्टनली बैरिस्टर गौहर स्पेशली वो कह रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं, इसरार कर रहे हैं कि प्लीज़ इन्हें संजीदगी से लिया जाए और इनको कामयाब बनाने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए। एक्चुअली दोनों जानिब के रहनुमाओं के बयानात से कभी ऐसे लगता है कि जैसे मामला जो हैं वो शायद हल होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उम्मीद की ये डोर जो है ये टूट जाती है। इसलिए भी आपको हमने पहले भी बताया था कि स्टेटमेंट्स मैटर अ लॉट, कि क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि वो इफ़ेक्ट करती हैं मुज़ाकरात को। तहरीक इंसाफ का वाज़े मौक़िफ़ है कि 7 दिनों में उनके मुतालबात का जवाब ना आया तो चौथी नशिस्त नहीं होगी। तो उन्होंने कहा दिस इज़ इट, इसके बाद नहीं होगा अगर बात नहीं हो रही है। और लगता है कि अब वो मुज़ाकरात के नतीजे ख़ेज़ होने के बारे में ज़्यादा पुरुमीद भी नहीं लग रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कल एक बार फिर कहा है कि मुतालबात ना मांगे गए तो मुज़ाकरात की कहानी ख़त्म। बेसिकली दैट्स व्हाट ही सेड। और एक ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद बनाकर दोबारा सड़कें गर्म करने के भी ऑप्शन जो हैं वो ज़ेर गौर हैं PTI की सफ़ों में। वो तो आपको पता है हमेशा ही ऑप्शन खुला होता है। कल भी मैं कह चुका हूँ, बिल्कुल अगर अदालतों में केसेस पे जुडिशल कमीशन फिर भी बनाया जा सकता है। कोई ऐसी कतगन नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता। इंडिया में बहुत सारी मिसालें हैं इसकी। बम्बे के जो राइट्स हुए थे उस पर भी कमीशन बना था, गुजरात के फसादात हुए उस पर भी कमीशन बना था, कर्नाटका में चर्च जला था उस पर भी कमीशन बना था। तो कमीशन बनते रहते हैं। चौथे इजलास में जाएंगे? अगर हुकूमत ने कहा कि हम बना रहे तो फिर तो जाएंगे। अगर हुकूमत कमीशन बना नहीं रही तो इजलास तो नहीं होगा। फिर जितनी हमारी ऑपोजिशन पार्टियां हैं, हमारा एक इकट्ठ होगा, हम लोग मिलेंगे इकट्ठे, और मकसद हमारा यही है पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात कि पाकिस्तान में जो महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए। इस हुकूमत के पास कोई सलूशंस नहीं है। एक इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट के पास कभी कोई सलूशन नहीं होता। हम लोग चाहते हैं मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, मुल्क में आज़ादाना माहौल में एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के ज़रिए होने चाहिए, आपकी अदलिया मजबूत होनी चाहिए, आपके इदारे मजबूत होने चाहिए। अच्छा जी, हुकूमत का कहना है कि मुज़ाकरात से अगर कुछ निकालना है तो PTI को भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा और पहले से शर्तें ना रखी जाएं। शर्तें मतलब ऑब्वियसली मुतालबात वगैरह तो होते हैं, दैट्स वाई टॉक्स तो हो रही हैं, शर्तें कह रहे हैं इसको। खैर, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह अलबत्ता पुरुमीद हैं कि बातचीत का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और हुकूमत ने तहरीक इंसाफ का 7 दिनों में जवाब देने का मुतालबा भी मान लिया है। इन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड हमें दिया और कहा कि जी ये हमारा ये डिमांड है, इसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं तो फिर हम आपसे अगली मीटिंग करेंगे, वरना मीटिंग नहीं करेंगे। हमने एक सब कमेटी बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो इनके एक एक
लफ्ज़ और एक एक इनके पॉइंट का जवाब तैयार कर रही है। 28 तारीख को 7 वर्किंग डे पूरे होते हैं। उस दिन हम स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मीटिंग बुलाएं और उसका जवाब जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। देखिए, मुज़ाकरात जो हैं शर्तों के साथ तो नहीं होते और कनपटी पे पिस्तौल रख के भी नहीं होते, तो लिहाजा हमने हमेशा ये कहा है कि अगर वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो गैर मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन अगर वो शराइत के साथ करेंगे तो फिर तो ये खुद मुज़ाकरात से फरार हासिल कर रहे हैं। पीटीआई की दी हुई डेडलाइन के अंदर हुकूमत का जवाब देने पर आमादा होना इस बात का सर्टनली इशारा है कि हुकूमत भी बातचीत का सिलसिला कहीं आगे बढ़ाना चाहती है और मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम लाना ज़्यादा हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है और इसलिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर अगर कुछ ज़्यादा भी देना पड़ जाए तो ये सौदा महंगा नहीं होता, क्योंकि इससे मुल्क में स्टेबिलिटी आती है और स्टेबिलिटी जब होती है तभी आप तरक्की कर सकते हैं, तभी आप ग्रोथ हो सकती है और तभी जो हुकूमत के एक्चुअली अहदाफ हैं वो पूरे हो सकते हैं। क्या सेंस चल रही है आगे, क्या हो सकता है? रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। तलाल चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ ने एक डेडलाइन दे रखी है और मुतालबा तस्लीम ना होने की सूरत में ऑब्वियसली आपको पता ही है सड़कों पर भी आ सकते हैं वो, तो असेंबली का हाल आपने देख लिया है, वहाँ तो किसी की चलने नहीं देंगे। फिर दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते भी ऑब्वियसली हो रहे हैं, तो हुकूमती टीम कोशिश कर रहे हैं। जी, हुकूमती टीम मुतालबात पर जवाब देने में ताखीर से हालात की खराबी का रिस्क नहीं ले रही उनको। खैर अब तो कह दिए कि 7 दिन में हम मान जाएंगे, लेकिन आप क्या कहते हैं, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है, 7 दिन का टाइम उन्होंने पीटीआई की इस जो मसवदा उन्होंने दिया है मुतालबात का, उन्होंने लिए थे और 7 वर्किंग डेज़ पूरे होंगे 28 को। तो उससे पहले तो वो ये पूछने की पोजीशन में नहीं है और ना ही हुकूमती मुज़ाकराती टीम को बताने की पोजीशन में। वज़ीर आज़म साहब ने एक ज़ैली कमेटी बनाई है जिसमें हमारे तमाम इत्तेहादी 7 जमातों के नुमाइंदे शामिल हैं। आज उसका पहला इजलास इसहाक डार साहब की सरबराही में हुआ था, जिन्होंने इनके इन मुतालबात पे गौर किया है और इसके साथ उन्होंने मुशावरत की है कानूनी माहिरीन से भी। सो हम जो मुज़ाकरात की इनके मुतालबात तो गैर संजीदा है, मगर उसको भी हम बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं और चीज़ों को बड़ी संजीदगी से गौर व फिक्र किया जा रहा है, क्योंकि 7 जमातें हैं, उनके तमाम नुमाइंदे हैं, वो अपनी जमात में भी मशवरा करेंगे और 7 रोज़ का टाइम है और इंशाअल्लाह ताला 7 रोज़ के अंदर इसका तहरीरी जवाब ही जो स्पीकर साहब तक या मुज़ाकराती कमेटी में पेश कर दिया जाए। 7 दिन इंतज़ार किया जाए। ज़ाहिर है अगर किसी भी वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं चलते, आपने तो अभी गुफ्तगू में ही कह दिया कि गैर संजीदा है मुतालबात, तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पे आने में तो आपको पता है माहिर है। अब सियासी इस्तेहकाम फिर इससे मुतासर होता है, सबोताज होता है। आपकी ज़ाती राय में ये काम रोकने के लिए क्या हुकूमत अगर थोड़ी लचक भी दिखा दे ताकि स्टेबिलिटी रहे, पॉलिटिकल भी, फिर ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी, जिसके हुकूमत बड़े दावे कर रही है, 2 कमीशंस हैं उस पर गौर कर लें और कुछ लोगों की रिहाई के मामला देख लें? देखिए, एक तो ब्लैकमेलिंग में किसी की रहाई नामुमकिन है और ना हुकूमत के हाथ में है कि हर जिसको चाहे रहा कर दे, जिसको चाहे ना रहा करे। अदालती फ़ैसले हैं कई लोगों के ख़िलाफ़ और इसी तरह लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और मुकदमात भी ऐसे हैं जो हीनियस क्राइम्स हैं, जो बहुत बड़े जुर्म हैं, बगावत से लेकर लोगों को मार देना या मारने की कोशिश करना और इसी तरह बहुत बड़े बड़े करप्शन के केसेस। सो हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, ये काम अदलिया का है कि वो किसको रहा करते हैं या किसको रहा नहीं करते। मगर हम तो चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम रहे। इस सियासी इस्तेहकाम जो कि मुकम्मल सियासी इस्तेहकाम नहीं था, उसके बावजूद आज पाकिस्तान की इकॉनमी कदरे बेहतर हुई है। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़बरदस्त एक इंडिकेटर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस सिमत चल रही है। पाकिस्तान का रुपया तकड़ा हुआ है, पाकिस्तान में अच्छे वक़्त की बात हो रही है, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो ये फ़र्ज़ तो पीटीआई का भी है कि वो इस सियासी इस्तेहकाम में हिस्सा डाले और वो भी अपनी ज़ात से और उनकी लीडरशिप भी अपनी ज़ात और अपने मुकदमात से निकल कर पाकिस्तान का सोचें,
पाकिस्तान के मुफाद का सोचें, इकॉनमी पे बात करें, दहशतगर्दी पे बात करें, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बात करें। और अगर हम अपने ज़ाती और अपनी ज़ात के गिर्द पीटीआई की क़यादत और उसी दायरे में घूमती रहेगी तो फिर सियासी अदम इस्तेकाम का इल्ज़ाम वो किसी और पे नहीं दे सकते। अच्छा, चल अब इत्तेहादियों की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ और उनके राब्तों से आप परेशान हो ना हो, पीपल्स पार्टी अब खुलकर एक मुस्लिम लीग नून मुखालिफ जमात बनी नज़र आ रही है और किसी अमल, किसी बयान से आपके इत्तेहादी नहीं लगते, तो आप या तो उनकी बातें मान लें या फिर आप भी खुलकर जवाब दें। तो क्या सोचा है, कौन सा रास्ता मुनासिब है? देखिए, जो पीटीआई है वो अपोजिशन की जमात है, पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी इत्तेहादी है और उनका नुक्ते नज़र को हम बहुत ही गौर से देखते हैं। तनकीद बराए इस्लाह, इसको हम हमेशा वेलकम करते हैं, जो भी करे, और हर चीज़ में छोटे से डिसीजन से लेके हर बड़े डिसीजन तक इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया जाता है। इस मुज़ाकरात में भी वज़ीर आज़म ने 7 रुकनी कमेटी बनाई है तमाम इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ, ताकि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम सबकी ज़रूरत है, सियासी इस्तेकाम ही पाकिस्तान को मुआशी इस्तेकाम देगा, मुआशी इस्तेकाम ही पाकिस्तान की सालमियत और आम आदमी का चूल्हा चलाएगा, पाकिस्तान फिर ही आगे बढ़ेगा। और हमने ये करके दिखाया है, नून लीग की हुकूमत ने करके दिखाया है, नवाज शरीफ की टीम ने करके दिखाया है। शहबाज शरीफ को ताने देने वाले को चाहिए कि आज वो तस्लीम करें कि डिफ़ॉल्ट से निकाल के पाकिस्तान को उस पटरी पे डाला है कि आज अच्छे टाइम की, अच्छे आने वाले वक्त की बात हो रही है। आज इस्तेकाम है, आज स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन है, आज रुपया तकड़ा है, आज फिर एक से दफ़ा 2013 और 18 के दरमियान का जैसे पाकिस्तान था, पाकिस्तान फिर उसी सिमत आगे बढ़ रहा है। तो हम सारे इत्तेहादियों को, और जो इत्तेहादी नहीं भी हैं, अपोजिशन में भी हैं, हम तो कहते हैं आएँ चलें, आएँ मिलकर चलते हैं पाकिस्तान के लिए। इकॉनमी पे बात करें, दहशतगर्दी पे बात करें, पाकिस्तान के मसाइल पे बात करें, पाकिस्तान की को आगे बढ़ाने पे बात करें, मगर अपनी ज़ात के केसेस या अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकलें। अपनी ज़ाती जो ज़ात लीडरशिप पीटीआई के ने दायरे में घूम रही है, उस दायरे से निकलें और पाकिस्तान की बात करें। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स की तो हर कोई बात करता है, जिस पार्टी में होगा तो वो उसकी तो बात होगी होगी। तो पॉलिटिक्स है। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस। तो पार्टी है। अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं और जहां एक्चुअली कुछ होना चाहिए और अब तक क्यों नहीं हुआ। कई महीने हो चुके हैं और ज़िला कुर्रम पारा चनार में अमन व अमान की बहाली की कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही। अमन मुआहदे से हालात मामूल पर आने की उम्मीद हुई थी, मगर मुआहदे पर अमल नहीं हो सका और अमन मुआहदे पर अमल ना होने पर फरीकैन जो हैं नेचुरली एज यू कैन एक्सपेक्ट एक दूसरे को इल्ज़ाम भी दे रहे हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने शरपसंदों के खिलाफ इलाके में कल तीसरे रोज़ भी कार्रवाइयाँ जारी रखीं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी हुआ और मुआहदे के मुताबिक लोगों से असला जमा कराने के ऐलानात किए गए हैं। आपको याद दिला दें कि 21 नवंबर को बगन में जलाई जाने वाली 400 दुकानों और सैकड़ों घरों के मुतासरीन ने टल पारा चनार शाहराह पर धरना दे रखा है और इलाके के जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, उनका कहना है कि जब तक नुकसानात का अजाला नहीं होता धरना जारी रहेगा। वैसे ये धरना बहुत हफ्तों से जारी है, इनके नुकसानात का अजाला करना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। ज़ाहिर है जो गरीब पार्टी जिन पे इनका इल्ज़ाम है और उनसे भी बातचीत की जाए, फिर हुकूमत अजाला करे इन नुकसानात का। 400 घर यानी कि 400 रोज़गार जल जाना और 400 दुकानें अगर जल जाएं, 400 दुकानें जल जाएं और सैकड़ों घर, सो आप देख लीजिए कि हज़ारों लोगों का रोज़गार मुतासर होता है। हज़ारों लोगों का। ठंड में आके कोई बैठ जाएगा हाईवे पे, उसके पास लिटरली कुछ नहीं रहा होगा ना, जो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, अद्वियात नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है। लिटरली अभी जो 2 दफ़ा सामान पहुंचा था ना, 1,000 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था। आप सोचिए कि टमाटर ना हो, प्याज ना हो, कैसे खाना बनाएंगे, क्या करेंगे? जो दवाएं आप अपने ऊपर रख के सोचिए कि दिन में आपको जो दवाएं रोज़ाना खाते हैं, अगर वो ना मिलें एक दिन भी दवाएं, तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, जिंदा कैसे रहेंगे? बहुत 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 बुरा हाल है।
लेकिन हम ऑब्वियसली ऑन द ग्राउंड रियलिटी भी जानना चाहते हैं, बिकॉज हम ऑब्वियसली बहुत हफ्तों से बात कर रहे हैं, वी वांट टू नो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हम ज्वाइन करेंगे अली अफजल को, वो होंगे, ही विल बी विद अस, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ मौसम की अपडेट्स आपको देना ज़रूरी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 52% तक मामूल से कम बारिशें हुई हैं, यानी कि दिस मीन्स के कहत साली का खदशा हो सकता है। यकम सितंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 के दरमियान मामूल से 40% कम बारिशें हुई हैं। दिस इज़ अलार्मिंग। यही वो ग्लोबल वार्मिंग के असर हैं जिस पे हम बड़े कंसर्न हैं, हम इससे डायरेक्ट मुतासर होते हैं। जब बारिशें होती हैं तो सैलाब आ जाते हैं, जब नहीं होती तो ये सूरत हाल होती है। एक्सट्रीम्स है ना, मामूल से कम बारिशों के बायस मुल्क में खुश्क साली का खदशा पैदा हो गया है। अगर आगे बारिशों का सिलसिला शुरू ना हुआ तो खुश्क साली के हालात बिगड़ सकते हैं, मजीद बढ़ सकते हैं, एंड दैट इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग। और एक्चुअली जब भी हम बात करते हैं अपने क्लाइमेट एक्सपर्ट से, हम ज़रूर ये पूछते हैं कि क्या हमारा जो मौसम गुजर रहा है, सर्दी हो या गर्मी हो, बर्फ़ें हो या जो भी हो रहा हो, ये नॉर्मल है कि नहीं। बिकॉज अब ये सवाल बनता है, वी नीड टू कंपेयर विद द पास्ट फ्यू ईयर्स कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है। तो अब जी पता चल गया है कि बारिशें काफ़ी कम हो रही हैं, जो कि एक्चुअली हमें लग भी रहा था। बारिशें तो कम हो रही हैं, वो खुश्क सर्दी अभी भी आपको इर्द गिर्द नज़र ही आ रहा होगा। लोग कितने बीमार हैं, मुतासर हैं। खांसी शुरू हो जाए तो खांसी पूरे सीजन ही खत्म हो, आई एम सॉरी, चिपक जाती है। और इधर वही हाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वाशिंगटन में चर्च में एक सर्विस में शिरकत की, लेकिन वहाँ उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिस पर वो बहुत ही अपसेट नजर आए। एंड यू नो ही डज नॉट मिन्स वर्ड्स। मतलब डिप्लोमेसी एक होती है ना अब्दुल्ला, मतलब इस स्टैचर पे आप प्रेसिडेंट हैं यूएस के, पहुंच जाएं किसी लेवल पे भी आप लोग हों तो फिर एक डिप्लोमेसी हो जाती है, जरा आप ढके छुपे अल्फाज में चीज़ें कह देते हैं। बट ट्रंप का हमेशा से ये रहा है कि व्हाट ही फील्स ही सेज, एंड ही वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट एट ऑल। चर्च की पादरी एक्चुअली ये गुफ्तगू कर रही थी, सर्मन कह लें या गुफ्तगू कह लें या बात कर रही थी, खिताब कर रही थी। अब ट्रंप शुरू में तो ठीक है, ऐसा लग रहा था गौर से सुन रहे हैं, बाद में वो अपनी नशिस्त पे बैठे हुए ज़रा अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गए थे, और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, वाइस प्रेसिडेंट भी थे, वो भी अनकंफर्टेबल थे, वो भी थी, उनकी अहलिया भी। अब मुझे लग रहा था उनकी अहलिया इस बात से ज़्यादा डर रही हैं कि ये किस तरह रिएक्ट करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए बात एक्चुअली हो रही थी इमिग्रेंट्स की, और कि उनको, जैसे आपको पता ही है, ट्रंप ने कहा है कि हम उनको निकाल देंगे, और एग्जैक्टली उसमें बहुत से और ग्रुप्स भी हैं। लेकिन जब इमिग्रेंट्स वगैरह की बात आती है तो आयरनी ये है कि ट्रंप साहब की बेगम और वाइस प्रेसिडेंट की बेगम भी दोनों इमिग्रेंट फैमिलीज हैं। तो इनका ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना, कुछ समझ नहीं आती बात। लेकिन एनीवे, उसके बाद जब ट्रंप से पूछा गया कि आपको सर्विस कैसी लगी, उन्होंने कहा जी मुझे तो बिल्कुल कुछ भी पसंद नहीं आया, मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया, इससे बहुत बेहतर हो सकता था। एक ना, यू नो, टू गिव द डेविल इट्स ड्यू, ये एक मुहावरा है, मैं उनको डेविल नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कभी कभार अच्छा लगता है एक सच्चाई सुनने में। चीज़ नहीं अच्छी लगी तो नहीं अच्छी लगी कह दो, मतलब वरना हम इतने डिप्लोमेटिक आंसर सुनने के आदी हो गए हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ इस तरह, बिकॉज दिस वाज अ चर्च और एक यू नो एक सरमन हो रहा था, वहाँ से निकल के कोई ये कह दे कि जी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। हम अंदाज़ा कर सकते हैं अपने यहाँ, या फिर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह अभी नौमुंतखब सदर बैठे हैं और उनके सामने, नौमुंतखब नहीं है ये सदर हैं, मतलब आप सदर तो हैं ना, नए नौमुंतखब से आते कि नए आने वाले, बिल्कुल ठीक है, वो बैठे हों और उनकी पहली ही सर्विस में ये गुफ्तगू हो जाए, That is also an important point. हाँ, ये तो कलमाए हक था वैसे। मतलब it's interesting, हम तो कहेंगे these are indicators of times to come। और वैसे भी जब ट्रंप की सदारत है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखिए आयरनी थी ना, इनकी अपनी फैमिलीज भी साथ बैठी हुई थी, वो क्या सोच रही होंगी, भाई हम भी तो कितने दिहाइयों पहले इसी तरह ही उठ के आए थे। बट एनीवे, चलें जी, ये हमने कहा हम आपको बताएं। की बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के नामों पर अभी तो गौर हो रहा है, गौर खौज हो रहा है, भाई बहुत गौर हो रहा है। किस तरह हो रहा है? ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, तमाम मुल्कों की टीम अपनी टीमों का ऐलान कर चुकी हैं। पाकिस्तान को 11 फरवरी तक हतमी स्क्वाड का ऐलान करना है। वैसे भी काफ़ी दिन है, हम आखिर तक क्यों ना जाएं, क्योंकि हम तो एग्जाम होता है उसकी तैयारी भी आखिरी दिन करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान टीम ने सैफ अली की सीरीज में भी हिस्सा लेना है। अच्छा, आपको पता है ना कि गौर हो रहा है अब तो कि शान मसूद को भी वनडे स्क्वाड में लिया जा सकता है, तो ये वाली चीज़ें भी होना स्टार्ट हो गई हैं। सो लेट्स सी। फ़खर ज़मान की स्क्वाड में शमूलियत यकीनी बताई जा रही है। इमामुल हक और हसीबुल्लाह के नामों पर भी गौर हो रहा है। साइम अयूब की फिटनेस के बारे में शुकूक व शुबहात मौजूद है। वैसे
अभी किसी को होने नहीं चाहिए। आई वंडर के मगर जो उनकी कंडीशन है अभी तक वो क्रचेस पे ही हैं। मतलब वैसे तो क्या दो राय नहीं है इतनी जल्दी, मतलब ठीक हो भी जाते हैं तो इतना प्रेशर डाल देना does it even make sense? तो समझ ले ही इज आउट, मतलब इस पे अब दो राय नहीं रही, ही इज आउट, ही कैन नॉट डू इट अनफॉर्चुनेटली। सलाह मशवरे कर रहे हैं, यही नहीं है वनडे के लिए आलमी क्वालिटी के स्पिनर्स की तलाश भी सेलेक्टर्स का बड़ा इम्तिहान होगा। साइम अयूब का फैसला हो गया तो सैफ अली की सीरीज़ की टीम ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान यह सैफ अली की सीरीज़ होने वाली है और इसका मैच होगा पहला 8 फरवरी को। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने का भी इम्कान है। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम हैं, सलमान अली आगा हैं, तैयब ताहिर हैं, इरफान खान की स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान है। इसके अलावा कौन कौन है जी? मोहम्मद हसनैन हैं, नसीम शाह हैं, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, अब्रार अहमद और सुफियान मुकीम भी स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं, होंगे। अच्छा जी, चलें ये बात करते हैं। सिकंदर हमारे साथ हैं। सिकंदर, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे स्क्वाड फॉर्मेशन से पहले सिकंदर जरा एक बात बताएं, ये क्या खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीसीआई ने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान प्रिंट करने से ऑन द जर्सी दैट इंडिया विल बी वेयरिंग, और ये बड़ी कस्टमरी एक बात है, आईसीसी का प्रोटोकॉल है कि जिस मुल्क में सीरीज हो रही हो उसका नाम लिखा जाता है। तो इंडिया कह रहा है कि हम तो पाकिस्तान लिखेंगे ही नहीं अपनी जर्सी पे। वेयर अगर आपको याद हो कि जब हम पाकिस्तान गए थे तो हमारी जर्सीज पे इंडिया लिखा हुआ था, और आईसीसी कह रहे हैं कि तो रूल्स है तो लगाना ही पड़ता है। देखें, ये मुझे मेरे फैंस मुझे बार बार भेज रहे थे जो मेरे फेसबुक पे हैं कि ये इंडिया करेगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि वो करें, मगर कुछ भी उनसे तवक्को की जा सकती है। इतनी बदतमीजी, ये एक तरीके से बदतमीजी है, यानी कि वो पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना। अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिख रहे तो वो पाकिस्तान के वजूद ही को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सिकंदर, बात ये तो हमारा ओपिनियन है, लेकिन रूल्स आर रूल्स। हाउ कैन वन कंट्रीज, मतलब इतनी शदीद तरीके से इन्होंने अपने आप को सिंगल आउट किया हुआ है, कोई रिप्रिमांड नहीं कर सकता कि दे नथिंग डूइंग। पहले तो आपने रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान कर दिया, चलो उस पर भी मान गए, अब हम अपनी छाती पे वो पाकिस्तान भी नहीं लिखेंगे जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है सीरीज। पता है क्या, दिस इज आना ना आना तो चले, बड़े मैटर्स हैं, ये तो बहुत ही छोटी, इतनी छोटी छोटी बातों पे अब वो लग जाएंगे कि जी हमने लगाना ही नहीं है, तो तुम लोग खेल क्यों रहे हो? बहुत ही छोटी बात है। तो मतलब देखिए, इसके अंदर तो सबसे जो मुझे दुख होता है ना कि वो दूसरे ममालिक हैं वो कुछ नहीं कह रहे। एक शख्स ने बोला था, उस दिन हमने प्रोग्राम किया था, ठीक है ना, एक इंग्लैंड के राइटर ने पूरा आर्टिकल लिखा था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। कोई भी बात तो करें यार। अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं जो उनसे भी पूछा गया था अबाउट बीसीसीआई, तो उन्होंने सबने हंसी मजाक के जवाब ही नहीं दिया था, सब हंस रहे थे, मतलब तंजिया हंसी कर रहे थे, यानी कि उनके भी दिल में थी जो बातें करें मगर कोई बात ही नहीं करता। उनको क्या खौफ है, ये भी एक सवाल है कि भाई तुम लोग तो इस लड़ाई में नहीं हो, तुम लोग को क्या खौफ है? तुम लोग तो बोलो, लेकिन कोई भी नहीं बोलता। नहीं, वो इसलिए खुद को कहते हैं कि जी हम तो सच कहते हैं, हम हमेशा हक की बात करते हैं, हक का साथ देते हैं। तो भाई ये इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, इतनी अलग, मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं? सब किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, मगर कोई एक ऑस्ट्रेलियंस हुए, न्यूजीलैंडर्स हुए, ब्रिटिश हुए, और कोई एक लफ्ज नहीं कह रहा। इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि बातें वो लोग आप उनसे करवा लें जितनी करनी है, मगर ये कि जहां हक की बात है वो कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, नकवी साहब को इस पे सख्त किस्म का रिएक्ट करना चाहिए कि भाई आप पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिख रहे, मतलब वजह बताया ना कि भाई कि हमारा वजूद नहीं है क्या, हम अछूत हैं, कि उनके जो है वो जो उनके यहाँ एक अछूत का एक वर्ड है और वो जो है उनको सिकंदर, पता है क्या, इससे लिटरली हमारा कुछ नहीं जा रहा, वो अपने आप को ही हमारा कुछ नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि ये वो बात है कि इसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा। वो आई एम सॉरी नहीं, बट मेरे अंदर ये एक सवाल तो उठता है कि भाई तुम लोग खेल क्यों रहे हो? उनकी सोच कितनी महदूद है और वो कितना छोटा सोचते हैं, ये जरूर आया हो रहा है, ये जरूर नजर आ रहा है, ये जरूर दुनिया को पता लग रहा है। हाँ अब्दुल्ला, हमें कोई पैसे का लॉस नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, मगर उनकी ज़हनी कैफियत वो तो दुनिया को, मैं कह रहा हूँ ना लगाएं, वो तो दुनिया को पता लग रही है। हाँ, तो उनकी ज़हनी, मगर कोई बोल नहीं रहा। देखिए ये भी है, दरअसल ये है कि कोई कह क्यों नहीं रहा। कोई खड़ा होकर, कोई बड़ा प्लेयर खड़े होकर कह दे कि यार ये क्या कर रहे हो आप, ये ज्यादती है। एक प्लेयर बता दें, एक शेन वॉटसन ने छोटी सी बात की थी, वो आईपीएल में उनका नाम नहीं आया तो उन्होंने कह दी, वरना उसके अलावा कोई एक शख्स बता दें जो खड़े होकर कह रहा हो कि जनाब ये आप ज्यादती कर रहे हैं, इंडियंस आप गलत हो,
और पता क्या है, ये वो आइडिया है जो कोई नॉर्मल जहन रखने वाला आदमी हो ना तो उसके जहन में आए भी नहीं। और अच्छा, ये नहीं ऐसी चीज है ना, आई एम सॉरी लेकिन दिल में आ भी रही हूँ तो आप इस तरह सामने नहीं आते, बिकॉज यू नो कि दुनिया मुझे किस तरह देखेगी, लेकिन इंडिया डजंट मैटर, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कि हम तो नहीं लिखेंगे बस। एनीवे चलें, ये तो हम वैसे ही एक डिस्कशन करना चाह रहे थे। टीम फॉर्मेशन की बात करते हैं। सिकंदर, आपको कैसी, क्योंकि हम जरा अभी ये भी बात कर रहे थे कि हमने भी बिल्कुल एंड तक ही छोड़ा हुआ है कि हम बिल्कुल लास्ट मिनट पे ही बताएंगे कि हमारी फॉर्मेशन क्या है। वो आपने पहले कह दिया कि हम इम्तिहान की तैयारी भी आखिरी वक्त में करते हैं, हम फर्रे भी इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ होता है, पता नहीं हम नहीं करते इस्तेमाल सिकंदर। अच्छा, मैंने जो कुछ बनाए हुए थे लड़के, जैसे ओपनर्स हैं, ओपनर्स के अंदर साइम सब्जेक्ट टू फिटनेस है, फिर शान मसूद है, अब्दुल्ला कहते हैं कि उसको ड्रॉप कर देंगे, उस्मान खान भी था, इमाम है और फ़खर है। अब ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 लड़के हैं जिनके मैंने नाम लिए, उसमें से मेरे हिसाब से शान और फ़खर और इमाम, इन 3 को होना चाहिए। साइम का तो कुछ पता नहीं है, आई डाउट कि वो खेल सके, वरना उसकी इतनी फॉर्म होगी इसलिए कि वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा होगा। ये तो हमारे ओपनर्स हो गए जो मैंने नाम लिए, साइम, शान, अब्दुल्ला, इमाम, उस्मान और फ़खर। उसमें से मेरे हिसाब से फ़खर, शान और इमाम को होना चाहिए। अब आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर पे, उसमें बाबर, कामरान, साउद शकील। साउद शकील थे नहीं वनडे में, मैं चाहूँगा कि उनका नाम हो, ये मेरी ऐड किया हुआ नाम है कि जी इनको शामिल किया जाए। ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन और बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। मैं तो हैरान हूँ, सर पीटने को दिल करता है। खैर मैं आपको बताऊंगा क्यों सर पीटने को दिल करता है कि साउद, रिजवान और सलमान, ये हमारी मिडिल ऑर्डर 1 2 3 4 5 मेरे हिसाब से ये होने चाहिए, ये बिल्कुल सॉलिड किस्म के हैं। उसके बाद जो है 2 लड़के ऐसे गए हैं जो है इरफान और ताहिर तैयब, इनको खिलाया ही नहीं, मैं सर पीटता रह गया। इरफान को ऊपर कर दो, ताहिर तैयब को ऊपर भेजो। ऊपर से मेरी मुराद है कि जी रिजवान जो है वो मैं तो खेलूंगा ही 4 नंबर पे, कोई कुछ कर ले। ऐसा नहीं होता। अगर आपने टीम बनानी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम है, पाकिस्तान इसका जो है ऑनर है, इसकी मिल्कियत पाकिस्तान के पास है, रिजवान के पास नहीं है। वो कप्तान थे, वो नीचे आए नहीं, किसी ने नहीं कहा उनको कि बेटा तुम नीचे आ जाओ, ये नए बैट्समैन हैं, उनको ऊपर भेजो, उनको गेंदे। आप यकीन करेंगे इरफान आउट हो गएंगे। आप देखें जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों में उनके 10 रन थे, उन्होंने 4 गेंदें खेली, एक जगह उन्होंने 16 गेंदें खेली, ये कैसे हो सकता है। फिर आ जाए जनाब स्पिनर्स पे, तो इब्रार, मुकीम सुफियान और फैसल अकरम ये जो खेले, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड से कि खुदा के वास्ते साजिद को खिलाओ, एक खिला के देख लो। मैंने जब जिम्बाब्वे का टूर हो रहा था बार बार कह रहा था यार एक साजिद को मैच खिला के तो देख लो यार, क्या फर्क पड़ता है कि एक शख्स को एक वनडे मैच खिलाने में आपको क्या फर्क पड़ता है, मगर वो टस से मस नहीं हुए। फिर उसके बाद आ जाए फास्ट बॉलर पे, हारिस नसीम शाह, अल्लाह करे, मतलब हमने बताया कि हम एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर देख रहे हैं लेकिन हम साजिद को खिलाने हमको नहीं खिलाएं। अच्छा, अब फास्ट बॉलर में हारिस, नसीम शाह और शाहीन जो है वो रेगुलर खेलते रहे। मेरी चॉइस, मैं चाहूंगा कि इसमें मोहम्मद अब्बास, उसको आप शामिल करें। देखिए जिस लाइन और लेंथ पे वो गेंद करता है ना, वो ठक 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 करके एक जगह गेंद करता है। वो शुरू में अगर उसने आउट कर दिया और एक अच्छी लाइन से उसने 5-6 ओवर गुजार दिया, आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और एक और लड़का जो मेरे जहन में आ रहा है जिसको वनडे में होना चाहिए, वो अब्बास अफरीदी है। तो मेरे हिसाब से हारिस रऊफ, शाहीन और नसीम शाह तो हैं, उसके साथ मोहम्मद अब्बास और अब्बास अफरीदी को इंक्लूड किया जाए जो खेले थे इस दौरान में। उसमें हसनैन है, उनको आपने सही नहीं खिलाया। ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच में 3 आउट किए, जिम्बाब्वे में 1 मैच खिलाया, 1 आउट किया उन्होंने। धानी खेले, आमिर जमाल आई डोंट थिंक सो कि उनकी जगह बनेगी। खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ये लोग खेले। फिर वही बात जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि सर पीटने की वजह, भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ, अच्छा अब विकेट कीपर रह गया, एक तो हो गया आपका रिजवान, अब दूसरा कौन है, हसीबुल्ला गए थे। हसीबुल्ला को आपने 1 मैच दिया यार, 1 मैच के अंदर जिम्बाब्वे में, जिसमें उसने सिर्फ 2 गेंदें खेली। उस वक्त भी हम वैसे ये बात कर रहे थे। अपनी पूरी तैयारी की हुई है, फर्रे आपने भी बनाए में। थैंक यू, कल फिर बात करेंगे, कल फिर मिलेंगे आपसे। अच्छा, मोहम्मद अब्बास, वैसे हसीबुल्ला वाली बात जो कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे कि मतलब किसी की आप किसी को रनिंग में और प्रैक्टिस में लाएं फॉर विकेट कीपिंग। ओके, कुरम की हम बात कर रहे थे, सूरत हाल जो कि तू हैं, ऑपरेशन का भी फैसला किया गया है। बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में ऑपरेशन, नो ऑपरेशन, एहतजाज, धरना, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, लोग सफ़र कर रहे हैं।
लोग सफ़र कर रहे हैं, जिसमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं। अली अफजल है हमारे साथी, बता रहे हैं हमें। हाँ, लेट्स लिसन टू हिम। अली बताइएगा क्या हालात हैं वहाँ? जी बिल्कुल, ज़िला कुर्म में तकरीबन 4 माह से हमदर्द के रास्ते मेन शहरा और अफगान सरहद बंद है, जिसके बाइस पारा चिनार, बुशरा और अपर और लोअर कुर्म के तकरीबन 100 से ज़ायद देहात में अशया खुरनोश रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, गैस और तेल की किल्लत पैदा हो गई है और अद्वियात न मिलने के बाइस बच्चों समेत मरीज़ों के अमवात की इतलात हैं मिल रही हैं। पारा चिनार और ज़िला कुर्म के दीगर इलाकों में इस वक्त शदीद सर्दी है और दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे गिर गया है। इसके बावजूद लकड़ी मंडी में खुश्क लकड़ी भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि हर चीज़ की सप्लाई बंद है और 4 से 5 लाख आबादी जो है अपर और लोअर कुर्म की, जिसमें सदर मकाम पारा चिनार भी शामिल है, वो 4 माह से महसूर है। कोहाट में जो अमन जरगा हुआ था उसके बाद उस पर अमल शुरू हो गया था। सूबाई हुकूमत ने 1 घंटे में रास्ते खोलने का वादा किया था। ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि लोअर कुर्म के उन इलाकों में बगन, चरखेल, ओछत और वस्ती कुर्म के इलाके जाड़ाना, जहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, वहाँ पे 4 रोज़ से कार्रवाई जारी है और तवक्को की जा रही है कि जल्द इस कार्रवाई के नतीजे में हमदर्द के रास्ते जल्द खोले जाएंगे और इलाके में क़याम अमन के लिए राह हमार हो जाएगी। एक तो सर्दी इतनी ज़्यादा, एक तो एक्चुअली जब सर्दी हो जाए ना और उसके बाद और इतनी ट्रेजेडीज हो रही हैं तो बहुत ही मुश्किल मामला है। और शाहरा पे बैठना, अरे दैट इज न्यूज़ अभी जो हम देना चाह रहे हैं आपको, लेकिन इंसानी स्मगलिंग रोकने बड़ा अरसा लग गया वैसे इस बात में। 20 साल बाद 20 साल बाद बिलाखिर FIA हेडक्वार्टर्स से एडवाइजरी जारी हुई है। FIA हेडक्वार्टर्स से मुल्क भर के डिप्टी डायरेक्टर्स इमिग्रेशन को मरासला जारी कर दिया गया है और हिदायत दी गई हैं कि 15 ममालिक से आने जाने वालों, पाकिस्तान के 9 शहरों और 2 एयरलाइंस के मुसाफिरों पर कड़ी निगरानी की जाए। और ये भी कहा गया है कि बैरून मुल्क के 15 से 40 साल उम्र के मुसाफिरों पर निगरानी सख्त की जाए। और अज़रबैजान, ये आपको मुल्क बता दें, अज़रबैजान, इथियोपिया, सेनेगल, केनिया, रशिया, सऊदी अरब, इजिप्ट के मुसाफिरों की छानबीन का हुक्म भी जारी किया गया। और इसके अलावा कौन कौन से मुल्क हैं जी? लिबिया, ईरान, मौरितानिया, इराक, टर्की, कतर, कुवैत, किर्गिस्तान के मुसाफिरों की भी प्रोफाइलिंग करने का कहा गया है। तो एडवाइजरी में कहा गया है कि मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला और भिम्बर के मुसाफिरों की भी कड़ी निगरानी की जाए। जहलम, टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद और शेखुपुरा के मुसाफिरों पर प्रोफाइलिंग इनकी बेहतर करने के इक़दामात का हुक्म भी दिया गया है। FIA ने ताकीद की है कि टैक्स रिटर्न, रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग समेत दस्तावेज़ात मुकम्मल तौर पर छानबीन की जाए और विज़िट वीज़ा है या सयाहती वीज़ों पर खुसूसी तवज्जो के साथ दस्तावेज़ की छानबीन की जाए। ये भी जोर देकर कहा गया है कि मशकूक मुसाफिरों और उनके सफरी मकसद और माली इंतजामात के लिए इंटरव्यूज़ भी लिए जाएं। बट ये कैसे पता चलेगा कौन मशकूक है एंड ऑल दैट? ये चीज़ें बता दी हैं कि इन शहरों से आने वाले, इन मुल्कों में जाने वाले ऑलरेडी मशकूक तसव्वुर हों। मतलब क्यों जा रहे हैं आप इथियोपिया, पाकिस्तान से उठ के? सेनेगल, मौरितानिया, केनिया वैसे ठीक है। अच्छा, तो खैर एनीवे दिस वी वांटेड टू गिव यू, क्योंकि पहले इस किस्म का कोई डायरेक्टिव, तो मतलब सकते हैं कहीं भी कोई भी, लेकिन ये डायरेक्टिव आया है, पहले कभी इस किस्म की कोई बात नहीं हुई, सो वी थॉट दैट इज न्यूज़। इन एनी केस जल्दी से ज़रा मौसम का हाल आपको बता दें। कहाँ से? स्कर्दू से। और बड़ी कोई ठंड है भाई, निसार अब्बास बता रहे हैं। स्कर्दू इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है, जहां सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से काफ़ी गिर चुका है, लेकिन आप मेरे कब में देख सकते हैं जिस्म को गरमाने के लिए स्कर्दू के लोग जो है कुछ न कुछ यहाँ पे एक्टिविटी करते रहते हैं। इस वक्त यहाँ पे आइस हॉकी टूर्नामेंट जारी है, 2 रोज़ा आइस हॉकी टूर्नामेंट यहाँ पे हुआ है और लोगों की बड़ी तादाद शदीद तरीन सर्दी के बावजूद जो है हलमरंगा ग्राउंड में यहाँ पे आइस हॉकी की एक्टिविटीज़ देखने के लिए यहाँ पे मौजूद थी। उसके अलावा
क्योंकि सुबह शाम बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी होती है और सर्दी की शिद्दत में के साथ जो है ना लोगों को दोहरे अजाब का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे लोड शेडिंग का अजाब जो है लोगों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा है। तकरीबन 21 से 22 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त स्कर्दू में हो रही है। उसके अलावा ईंधन के जितने भी ज़राए हैं, लकड़ी और LPG वगैरह, इनकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। तो स्कर्दू के लोग, खासतौर पर जो बालाई इलाकों के लोग हैं, वहाँ पे अद्वियात की बड़ी कमी है। बालाई इलाकों में लोगों को आमदरफ्त के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो है में दमे के अमराज और नमूनिया के अमराज में इजाफा हो जाता है। तो अगर डिस्पेंसरियों में उस अद्वियात ना हो, आमदरफ्त के लिए सड़कें बंद हो, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं अस्पतालों तक आने में और फौरी इलाज वगैरह के हवाले से। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली सड़कें बंद होंगी तो इस किस्म के इश्यूज तो डेफिनेटली होंगे। लेकिन आइस हॉकी जो हो रही थी ना, ये इंटरेस्टिंग था। मतलब देखिए सर्दी की वजह से क्या क्या नए नए स्पोर्ट्स हैं जो हो रहे हैं। अच्छा, मरी में अलबत्ता बर्फ नहीं पड़ रही, लेकिन सर्दी वहाँ भी ठीक ठाक किस्म की है। और ये हमें बताएंगे जवाद अब्बासी फ्रॉम मरी। आज भी आसमान अबर आलूद है, सूरज भी अपना मुखड़ा दिखा रहा है, लेकिन सर्द हवाएं हैं जिससे मौसम जो है वो इंतहाई ठंडा है। इम्कान आज भी जाहिर किया जा रहा है कि बारिश या बर्फबारी हल्की देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ तो इस दफ़ा महकमा मौसमियात ने खास तौर पर मरी के हवाले से जितनी भी मौसमियाती प्रेडिक्शंस की हैं, चाहे वो बर्फबारी के हवाले से हो या बारिश के हवाले से, वो कोई भी मौसम साबित ना हो सकी। और आज तक मरी में खुल के बर्फबारी ना हो सकी, और बर्फबारी ना होने की वजह से यहाँ पे आने वाले सयाह जो है वो शदीद मायूस होकर यहाँ से वापस लौट रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ से सयाह मायूस लौट रहे हैं, बल्कि यहाँ के जो कारोबारी तबका है वो भी शदीद इससे मुतासर है। दूसरी यानी मैं बताऊँ तो इस वक्त सयाह जो है वो दीगर तफरीह मकामात के ऊपर बड़ी तादाद में मौजूद है। कल नसिया गली में गलियात में भी हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। तो सयाह जो है वो मरी पहुंच, तो बर्फबारी नहीं मिल रही तो वो गलियात का रुख कर रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे मलका कोसार में हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। जी अच्छा, इम्कान है। लेकिन जो पराठे बन रहे थे ना, मतलब कि इतनी सर्दी और साथ आपको उसको खाने का इम्कान भी बहुत कभी है, बहुत। अच्छा, कराची में ना, ये अगर आप कराची में नहीं रहते तो ये बड़ा खौफ और हरास फैला हुआ है, क्योंकि कराची में आपको पता है कि आए रोज़ बच्चों के अगवा, कत्ल और गुमशुदगी के वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं और हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से 2 कम उम्र बच्चों के अगवा को 1 हफ्ता होने वाला है। वही जो आपको याद है ना, मोटर बाइक पे बिठा के ले गए हैं। तो लेकिन बच्चों की जल्द बाजियाबी के दावों के सिवा पुलिस अब तक कुछ नहीं कर सकी, बिल्कुल कोई सुराग नहीं लगा सकी। और अगवा के रोज़ 4 साला अलियान और 6 साला अली रज़ा के अगवा की वीडियो भी मंज़र आम पर आई थी। और फिर हमने बड़े सवाल भी उठाए कि वो इतनी टेक्नोलॉजी, फेस रिकग्निशन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हम पूरे पिछले साल बात भी करते रहे हैं, वेयर आर ऑल दोज थिंग्स, व्हाई हैव दे नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई कि किसने उठाया और बच्चों तक पहुँचे। और अफसोस के साथ जब पहला 24 घंटे फिर 48 घंटे अगर उसमें बच्चे बाजियाब ना हो तो फिर चांसेस बिकम वेरी डिम। एक मर्द और एक खातून को देखा जा सकता है ना उन बच्चों को लेके जाते हुए। रियान और अली रज़ा की आप बात करें। दूसरी तरफ फ्रंटियर कॉलोनी से 10 साला अयान की 17 जनवरी से लापता होने की खबर सामने आई और फिर कराची के इलाके गुलशन इकबाल से 15 साल की लड़की को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। बच्चों के अगवा और गुमशुदगी के वाक़यात महज पुलिस की नाकामी या नाअहली तक अपेरेंटली महदूद नहीं हैं। ज़ाहिर है हुकूमत को भी लोग ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। बच्चों समेत हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और इन वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत को गैर मामूली इक़दामात और संजीदगी का मुज़ाहिरा करना होगा, करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह से तो नहीं चलेगा एक्चुअली। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये वाक़यात तो हो रहे हैं, ये वाक़यात ट्रेस नहीं हो रहे। हाँ, यही तो सारी बात है। और फिर हम जब हुकूमती कोशिशों की बात करते हैं, उसमें एक ही चीज़ है जो दुनिया भर में बड़ी सक्सेसफुली काम कर रही है और वो है सेफ सिटी। मतलब जब तक आप कैमरे हर कोने खुदरे में आप कैमरे नहीं लगाएंगे और जो चल रहे हों, जो कैमरे फाल हों, रिकॉर्ड हो रहे हों, सर्वेलेंस हो, अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब ये वो बात है जिसके बारे में हम कुछ सालों से बात कर रहे हैं और कहा यही जाता है कि हम बड़ा प्रोग्रेस कर लिया हमने सेफ सिटी करने में, कैमरे लगाने में। अब यहाँ और चीज़ें लगती हैं, वहाँ जो पहले लग चुके होते हैं वो काम करना बंद हो जाते हैं। मतलब कोई ठोस किस्म का जिसको कहते हैं ना इंतज़ाम अभी तक हमारी नज़रों से तो नहीं गुजरा कि कुछ हुआ हो। बिकॉज जब हम अपडेट देते हैं तो हमें कुछ ख़ास तसल्ली नहीं होती और किस्से ऐसे अगवा वाले होते चले जाते हैं। मतलब साल में एवरी कपल ऑफ वीक्स वी हियर समथिंग। अलियान वाला जो वाक़या है इसमें भी लियारी तक वो हुए ट्रेस उसके बाद गायब और ख़ास तौर पे क्योंकि अभी हमने सारिम की
अभी आपको बताया 7 साल बच्चा सारिम, जिसकी बॉडी जो है वो उसी की बिल्डिंग के वाटर टैंक से मिली, उसके साथ वो भी कोई 7-8 दिन बाद ही डिस्कवर हुआ। तो तब भी हमारे दिल में एक वो आ चुका था कि ये अब किस हालात में मिलेगा। और हुआ यही कि एक्चुअली उसकी बॉडी तो 5-6 दिन पहले से उस वाटर टैंक में थी, और जो होना था उसके साथ गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, ज्यादती के शवाहिद मिल गए हैं। वो जो था ना एलिमेंट के बस गिर गया खेलते खेलते, वो नहीं हुआ। नहीं, कोई बच्चा इस तरह, मतलब दैट आल्सो हैपेंस, बट जो गिर जाते हैं खेलते खेलते फिर वो उसी वक्त मिल भी जाते हैं, बेशक दे सर्वाइव और नॉट। लेकिन जब आप गुम ही जाते हैं तो किसी ने कुछ करके उनको छुपा के फेंक के, मतलब वो एक पूरा प्लान्ड होता है। एनीवेज पे हम ज़रा बात भी करना चाहते हैं, और हम वी वुड लाइक टू नो कि हुकूमत क्या कर रही है अबाउट इट, बिकॉज एवरी अदर डे हुकूमत को भी ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम, एक टेंशन तो होगी कि ये तो हर रोज़ का मामला हो गया है, रोज़ कोई इस किस्म की खबर आती है, तो उनको भी कुछ करना चाहिए। एंड ऑन वॉर फुटिंग, जिसको हम कहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर में बात करेंगे एक्चुअली। हम वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद तर्जुमान सिंध हुकूमत। जैसे ही हमारी कॉल मिलती है उनके साथ, तो हम ये कुछ सवाल जो है उनसे करेंगे। इन द मीन टाइम आगे चलें। इन द मीन टाइम बिल्कुल आगे चलते हैं, और हम बिल्कुल अभी आपको बताएंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सदारती हुक्मनामों की बौछार आपको पता कर दी है। ऑर्डिनेंसेस पे ऑर्डिनेंसेस, यही नहीं, साबिक सदर जो बाइडन के दौर में 78 हुक्मनामे मनसूख भी किए हैं इन्होंने। मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, दीगर टेक्नोलॉजी जायंट्स भी इनके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाए। गूगल वाले, तो आपको सुंदर भी इनकी इनॉग्रेशन पे ही देख लिया, सब इनके साथ नजर आए। फ्रंट रो जिसे कहते हैं ना, इनकी उससे इन लोगों से सजी हुई है। जब फैशन शोज होते हैं ना, तो जो फ्रंट रो पे बैठते हैं उनको फ्रोअर्स कहते हैं। तो ये फ्रोअर्स थे इस इनॉग्रेशन टर्म। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में डिजिटल आज़ादी और इजहार राय के मामलात में अमरीकी पॉलिसियों के दुनिया भर में असरात होंगे। डोनाल्ड ट्रंप मखसूस सिफारती अंदाज के बजाय जारहाना अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक नमूना तो हमने आपको पिछले घंटे में दिखाई दिया ना, कि वो जो सर्विस हुई थी चर्च में। हाँ बिल्कुल, आप उसमें जारहाना उनका रिएक्शन था। और आपको जो रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? बड़ी बीमारियां हैं भाई इस अजीब किस्म के मौसम की। बट एनीवे मैं आपको बताती हूँ कि सब कुछ ये बड़े जारहाना तरीके में कर ही रहे हैं, जो कि अमेरिका के अंदर ही नहीं बैरूनी दुनिया में भी तब्दीली जो है वो बड़ी एक होगी, एक स्टांस बड़ा मुख्तलिफ होने वाला है। ट्रंप ने एक इंतज़ामी ऑर्डर जो है उसमें वफाकी मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम के बजाय ऑफिस आकर काम करने की हिदायत की है, which will be very difficult for people, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अब वर्क फ्रॉम होम के आदी हो चुके हैं। वो मॉडल काम भी महीने में एक दफ़ा बस अपने आप को जाहिर करना ज़रूरी था, उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे। बट चले, इट साउंड्स वेरी फ्रिवलेस, बट एक्चुअली इट वाज दैट मॉडल वाज आल्सो वर्किंग, क्योंकि उसमें भी बड़ी सर्वेलेंस होती है कि आप एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कि नहीं। इन एनी केस, डोनाल्ड ट्रंप ने आज़ादी इजहार की बहाली और हुकूमती सेंसरशिप को रोकने के लिए भी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है, जिसके तहत मीडिया पर जो जैसा बोलना चाहे वो बोल सकता है। पहले भी ये नहीं हो रहा था, क्या ख्याल है? कोई रोक टोक नहीं है। फिर टिकटॉक पर पाबंदी फिलहाल उठा ली है। माजी में आपको पता है वो इस पर पाबंदी के हक में थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के आलमी इदारा सेहत से WHO से अलहदा होने का अमल भी शुरू कर दिया है, उसकी मंजूरी दे दी है। पेरिस के जो क्लाइमेट अकॉर्ड है, मौसमियाती तब्दीली के माहदे से भी दस्तबरदार हो गए हैं। और ट्रांसजेंडर अफराद के बारे में भी ट्रंप ने एक ऑर्डर जारी किया है कि अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्सों को तस्लीम किया जाएगा, यानी मर्द और औरत। वैसे एक्चुअली ट्रांस पीपल का क्या होगा, मतलब ये भी एक सवाल है। ये तो खैर इन टाइम पता चलेगा, लेकिन आते ही जो लोगों को तो पाकिस्तान में मतलब तस्लीम किया जाता है, उनके अलग शनाख्ती कार्ड हैं, सो उनकी क्या आइडेंटिटी होगी। बात ये है कि चूंकि इनको इतना पॉपुलर वोट मिला है ट्रंप को, और वो इतने वादे अपनी कैंपेनिंग में कर चुके थे कि उनको अब नाउ ही हैड टू डू दिस, एंड परहैप्स ही आल्सो फील्स दिस वे। फिर तो सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया वो कैपिटल हिल फसादात में मुलव्वस तकरीबन 1600 अफराद के लिए मुआफ़ी और सज़ा में कमी का इंतज़ामी हुक्मनामा में इन्होंने जारी कर दिया है। अपनी कैंपेन में बारहा बताते रहे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर और बड़ी मेजर सज़ाएँ जिनको हुई थी उनको भी माफ़ कर दिया गया है, जिसके बाद अमरीकी अदालत ने इंतहाई दाएँ बाजू के इंतहा पसंदों को रिहाई देना शुरू कर दी है, जिसमें प्राउड बॉयज़ और दीगर लोग भी शामिल हैं। बल्कि ये ओथ कीपर्स वगैरह को तो मतलब बिल्कुल बहुत से प्रोमिनेंट नाम जो वहाँ गर्दिश कर रहे थे और जिनको भी हुई थी।
एनीवे जी, सदारती हुक्मनामे के बाद मुकदमा भी ख़त्म कर दिया गया है इन सारे लोगों का, तो दे आर स्पॉट फ्री, दे कैन गो। और फिर वो जो कल आपने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी देखा था, जो गैर कानूनी यहूदी सेटलर्स हैं, इजरायली सेटलर्स हैं, उन पे जो कदगनें थीं वो भी इन्होंने इसी ऑर्डिनेंस के तहत उठा ली हैं। अच्छा चलें आज ज़रा समझते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी ग्रुप की रुकन भी हैं निगत दाद हमारे साथ हैं। निगत, क्या हाल है आपका? निगत, जिस तरह ये इत्तफाक़ राय पाया जाता है कि ट्रंप के बाद दुनिया की इकॉनमी, सियासत वगैरह पहले जैसी नहीं रहेंगी, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि डिजिटल दुनिया में भी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, तो आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए ट्रंप के आने से हम पहले से बहुत सी बातें सुन रहे थे कि इकोनॉमी में तब्दीली आएगी, और जो ट्रंप का नारा भी है विद रिगार्ड्स टू के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, तो उसमें ऑफ कोर्स अमेरिका और अमेरिकन लोग और इकोनॉमी और उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। बट उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दुनिया में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इवन एआई जो है वो उसका जो आगाज या शुरुआत है वो अमेरिका से हुई है, और अभी भी उनकी जो बुनियाद है वो अमेरिका में ही है। इस वजह से पूरी दुनिया के जो ममालिक है इंक्लूडिंग यूरोप, इनको रेगुलराइज करने की कोशिश करता रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इनको रेगुलेट नहीं किया। तो यूं लगता है कि जो सारी कोशिशें अभी तक अकाउंटेबिलिटी की हुई थी, स्पेशली अराउंड टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक और प्लेटफॉर्म्स, वो रिवर्स होंगी। और ट्रंप के साथ मिलकर जो टेक सीईओज हैं वो भरपूर फायदा उठाएंगे कि किस तरीके से ये अमेरिकन कंपनीज जो हैं ये इन पे कोई लॉज जो है वो लागू नहीं होते बाकी दुनिया के। ये बताइएगा कि ट्रंप के साथ पहले दिन जो लोग खड़े नजर आ रहे थे वो टेक जायंट्स ही हैं, ट्विटर, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल वगैरह वगैरह सभी लोग थे जिनका डिजिटल दुनिया की आज़ादियों, फेक न्यूज़ के ख़ात्मे, इजहार राय के हकूक़ के मामलात में मरकज़ी किरदार हो सकता है। क्या इस डिपार्टमेंट में आपको कोई रेडिकल तब्दीली आती हुई नज़र आने वाली है? खदशात हैं या उम्मीदें? अभी तक तो जो प्रोग्रेस नजर आ रही है और इतने जो टेक बिलियनर्स तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे टेक ओलिगार्क्स हैं ये, जो कि ना सिर्फ अमेरिका की सियासत पे बहुत बड़ा असर डालेंगे, बल्कि इस सियासत के नतीजे में जो होने वाली तब्दीलियां हैं वो उसका बिल्कुल डायरेक्ट असर इन टेक प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज पे होगा। जो भी चीज अमेरिका के मुफाद में होगी, टेक प्लेटफॉर्म्स उसको फॉलो करेंगे। और ऑफ कोर्स इन सारे सीईओज को देख के ये नजर आ रहा है कि ये सीईओज जो हैं ये लोग हैं जो डिसीजन लेने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म्स का, और यूजर्स जो हैं वो कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। अभी जो रिसेंट तब्दीलियां हमें मेटा की भी सुनने को मिली हैं वो भी तशवीशनाक बात है कि आप सिर्फ अमेरिका को मद्देनजर रख के आपने कुछ ऐसी तब्दीलियां की हैं जो कि बाकी दुनिया के यूजर्स के लिए खतरे की घंटी बजा सकती हैं। लेकिन इन सब तमाम लोगों को एक जगह इकट्ठा देख के मुझे लगता है हम सबको परेशान होना चाहिए कि हमारे लिए आइंदा आने वाले वक्त में क्या रखा है और किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म्स बिहेव करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से या डिस इन्फॉर्मेशन को डील करने के हवाले से, या जो जेंडर हरासमेंट है इन प्लेटफॉर्म्स पे उसको ये कैसे डील करेंगे। और अब तो नारा भी यही है कि फ्री स्पीच को हमने प्रोटेक्ट करना, तो इस फ्री स्पीच की मद में बाकी किस किस चीज की कुर्बानी दी जाती है, मुझे लगता है कि बाकी दुनिया के लोग जो हैं वो इसका शिकार होंगे। सर ये आपस में भी बड़ी कम्पिटिटिव है, ये बड़े बड़े नाम जो सारे खड़े थे, मतलब इट्स नॉट एज इफ के ये सारे बड़े बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, तो इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री। और सो लेट्स सी उस अंदाज में आगे क्या होता है। निगत, फाइनली ये भी बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामलात पर बाइडेन इंतजामिया काफ़ी संजीदा भी थी, रेगुलेशन की तरफ भी काम हो रहा था, लेकिन ट्रंप ने आते ही बता दिया है कि वो इसे कोई इतना बड़ा इशू नहीं समझते। मतलब इस स्टेटमेंट और इस स्टांस का क्या मतलब है? क्या अमेरिका और दुनिया को इस पॉलिसी का फ़ायदा होने वाला है या नुकसान? जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था एआई के हवाले से, और ख़ासतौर पे एआई से होने वाले जो
हार्म्स है उनको एड्रेस किया, इनोवेशन की भी बात की। तो एआई का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था उस पर बड़ा इन्होंने डीप एक काम किया था, बड़ा प्रोग्रेसिव सॉलिड काम था। अब ट्रंप के आने से सबसे बड़ा खदशा तो ये है कि आज जिस तरह काफी ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इन्होंने निकाले हैं और लगता है कि अब आने वाले दिनों में ये काफी इस तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकालेंगे जिसमें जो प्रोग्रेसिव काम हुआ है टेक्नोलॉजी को अकाउंटेबल ठहराने का, उसको ये रिवर्स कर देंगे। तो खदशा यही है कि ट्रंप की पॉलिसी में जो एआई को अकाउंटेबल ठहराना है या एआई की जो गवर्नेंस है उसको इस्टेब्लिश करना है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसका फायदा तो दुनिया को नहीं होगा, नुकसान ही होगा, क्योंकि इवेंचुअली हम ही लोग हैं जो कि इन गोरों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम पे ये डंप की जाती है, बल्कि फोर्स की जाती है, और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती कि हम इस टेक्नोलॉजी के साथ हमें काम करना ही पड़ता है। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होती कि हम इसके हार्म से कैसे डील करें। इसकी जो डिजाइन है, डेवलपमेंट है, डिप्लॉइंग है, तो आपके पास बस एक टूल आ गया है और आपने ग्लोबल साउथ या ग्लोबल मेजॉरिटी ने उसके साथ डील करना है। तो मुझे ये लगता है कि यही इनकी पॉलिसी होगी और उससे दुनिया को इनोवेशन तो एक है, फायदा होगा, लेकिन अब ये है कि हम लोग कितने तैयार हैं, हमारी हुकूमतें कितनी तैयार हैं अमेरिका की पॉलिसियां जो हैं उनसे नबरदाज़मा होने के लिए। और खास तौर पे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हमें सिर्फ इनोवेशन को सिर्फ नहीं देखना है, बल्कि हमें ये देखना है कि जो इस टेक्नोलॉजी के हार्म्स है जो हमारी सोसाइटी पे होने, क्या हम उसको एड्रेस करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। वैसे हम तो किसी चीज़ के लिए भी तैयार नहीं होते, चीज़ें तो हो ही जाती हैं हमारे साथ। और टेक्नोलॉजी में आपको पता है हमारे जो इवन पाकिस्तानी डेवलपर्स हैं या साउथ एशियन है, उनका भी बड़ा किरदार रहा है। मतलब वो दुनिया की इन टेक जाइंट्स में बड़ी अहम इंपॉर्टेंट पोजीशंस में हैं, गूगल के सीईओ। सो ज़रूरी नहीं है कि सारे गोरे हों और उन्होंने हम पे टेक्नोलॉजी बना के थोप दी हो। इट्स नथिंग टू डू विद गोरा और नॉट गोरा। इससे पहले हम जो मिसिंग बच्चों वाली बात कर रहे थे ना, और हमने आपसे कहा था कि हम जानना चाहते हैं कि हुकूमत कितनी संजीदा है इस मामले में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो वी हैव विद अस सादिया जावेद साहिबा जो कि तर्जुमान है सिंध हुकूमत। सादिया साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सादिया साहिबा, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। हर 2-4 दिनों बाद कोई ऐसी खबर आ जाती है। हमने एक पूरी फहरिस्त दी है कि अभी तो साल शुरू हुआ है, तो कौन से बच्चे लिटरली फ्रॉम 2-3 ईयर्स टू 15-16 ईयर्स जो बच्चे अगवा हो रहे हैं। सारिम की आपको पता ही है पोस्टमार्टम आई है, उसमें उससे ज्यादती साबित हो गई है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, गला दबाकर मारा गया। 2 और भाई हैं जिनको मतलब दिन दहाड़े मोटर बाइक पे बिठा के ले गए। रजा वो तो मोटर बाइक पे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता। फिर 15 साल की एक बच्ची जो कि गायब है, उसको भी अगवा कर लिया। मतलब ये पै दर पै इतने वाकयात हो रहे हैं, ये एक ऑलमोस्ट इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। सादिया साहिबा, किस तरह इसको हुकूमत ने टैकल करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप दोनों को। बिल्कुल ये कंसर्निंग इशू है और आपने नोटिस भी किया होगा कि कराची में जितने वाक़यात हैं उन सब की मॉनिटरिंग होम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब खुद कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक बहुत सारी जो रिपोर्टिंग हुई, जैसे एक हादसा जो सारिम वाला हुआ है, वो बिल्कुल बहुत तशवीशनाक भी है और उनके पेरेंट्स के लिए तो बहुत तकलीफ दे अमर है। लेकिन अगर उस एक पर्टिकुलर केस को आप देखें तो वो विद इन द बिल्डिंग उनकी हुआ है। और कल जो मैंने बात की थी वहाँ पुलिस से, वो ये पता चला है कि जी फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको ये भी पता है कि सारिम और उसका भाई दोनों साथ मदरसे गए थे। एक भाई घर आ गया और दूसरा भाई घर नहीं आया और वो अगवा कर लिया गया विद इन द प्रीमिसेस ऑफ द बिल्डिंग। और फिर उसकी लाश आई एम सॉरी कि वो टैंक से मिली। नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो उसकी लीड है वो डेफिनेटली वो विद इन द फैमिली आ रही है। वो कोई 4-5 गिरफ्तारियां हुई हैं। अच्छा, एक वाकया जो रिपोर्ट हुआ है पीराबाद से, एक वाकया रिपोर्ट हुआ है साइट से। वो 2 बच्चे एक दिन के बाद अपनी नानी के घर पहुंच गए
अच्छा, और जो पीराबाद वाले हैं वो भी बच्चा मिल गया। ये जो गार्डन की हुदूद में हुआ है, 2 छोटे बच्चों इस का केस के, हाँ जी, 2 छोटे बच्चों वाला जो अली रजा और वो जो है उसके, हाँ जी, उसके पीछे सिंध पुलिस और गार्डन ईस्ट की और लियारी की पुलिस, क्योंकि जो आखिरी फुटेज है वो चील चौक का है, तो डेफिनेटली चील चौक इस लियारी, तो वो जो है वहाँ तक तो पुलिस पहुंची, लेकिन उसके बाद पुलिस के पास लीड नहीं है। देखें, जो अगर ये कहा जाए कि कराची में ये जो रिपोर्टिंग हुई है ये नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जी कराची आइडियल सिचुएशन लॉ ऑर्डर की पेश करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई 3-4 करोड़ की आबादी वाला शहर है, रिपोर्टिंग होती है, नहीं होनी चाहिए। मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, शायद पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है, लेकिन जो अगवा, देखिए कोई भी केस है वो अगवा बराए तावान पे नहीं है। यहाँ भी वो जो 2 छोटे बच्चे अगवा हैं या मिसिंग हैं, उनके बारे में अभी तक कोई रेमसन डिमांड नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। सीएम साहब और होम मिनिस्टर सेम पेज पे, आपको पता है कल भी उन्होंने लियारी के कुछ थानों का विजिट किया। पुलिस भी ज़ाहिर काम कर रही है, पुलिस क्यों नहीं चाहेगी कि ये केसेस सॉल्व ना हो? पुलिस वालों से भी आप बात करें तो वो कहते हैं कि हम क्या करें कि हम कितने मौके ऐसे होते हैं फंस जाते हैं, बिकॉज आप चाहे किसी भी एरिया को देख लें जहाँ कैमरे लगे हुए हैं वो चलते नहीं है। डीएचए में भी ये मसला रहा है, बाकी शहर में तो आपको पता है सेफ सिटी का निज़ाम अभी लगना शुरू हुआ है। सो पुलिस के अपने हाथ पैर इसलिए बन जाते हैं बिकॉज दे कैन नॉट ट्रेस दीज इंसिडेंट्स। उनके पास फुटेज ही नहीं है, उनके पास है ही नहीं, को वो कहाँ तक जाएं? हाँ जी, वो जैसे पुलिस ने ट्रेस किया है, ये जो गार्डन वाले 2 बच्चे हैं, वो कहते हैं जी चील चौक तक हम ट्रेस कर सके हैं उस मोटरसाइकिल को, उसके आगे ट्रेसिंग नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली लियारी की छोटी छोटी गलियां हैं, गुंजान आबादी है। आपकी ये बात सही है, पूरे शहर को सेफ सिटी, पूरा शहर, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकेगी कराची की, क्योंकि कराची की जो पुराना कराची है वो बहुत गुंजान आबाद है। लेकिन ये बात नहीं है, जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पुलिस ने उनको जो है वो हल किया है। गवर्नमेंट इस चीज़ को फोकस कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हम लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा कराची का बेहतर करना चाहते हैं और वो कोशिश भी हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, लेकिन देखें कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी, जहां गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कोई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी पेरेंट्स को भी लेनी चाहिए इतने छोटे बच्चों को। सादिया साहब बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पेरेंट्स, हम हमेशा जब ये बात करते हैं तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि नज़र रखें बच्चों पे, क्योंकि हालात ऑलरेडी ऐसे हैं कि आप किसको क्या ब्लेम करेंगे। हैविंग सेड दैट, जो टेक्नोलॉजी, जो टूल्स अवेलेबल होने चाहिए एक थ्राइविंग सिटी को, जो कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, क्या मैक्सिमम हमने वो दिए हुए हैं कि नहीं, ये हमारा आपसे सवाल है। जैसे कि केस इन पॉइंट सेफ सिटी की भी हम बात कर रहे हैं, कैमरास की हम बात कर रहे हैं, अलर्ट्स, एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल इन देयर हैंड। आजकल आपको पता है कि मोबाइल के बगैर तो कोई ज़िंदगी नहीं है, स्मार्टफोन हो, बेसिक मोबाइल हो, तो एक अलर्ट्स जो कि हम दुनिया में देखते हैं, अमेरिका में एक एम्बर अलर्ट होता है, जैसे ही एक बच्चा कहीं गायब होता है, रिपोर्टिंग होती है, वहाँ हर घर में एक अलर्ट पहुंच जाता है उस विसिनिटी के, जी यहाँ से ये फलाना, ये डिस्क्रिप्शन है, ये बच्चा मिसिंग है। कम्युनिटीज़ जो हैं वो ज्वाइन कर लेती हैं ढूंढने के लिए। बड़ी बेसिक सी चीज़ है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। बहुत बार अनाउंसमेंट्स हुई हैं हमारे यहाँ भी कि ऐसा कुछ होगा, क्या ये चीज़ें फ़ाल हैं? क्या हमारे यहाँ भी कुछ अलर्ट्स होते हैं कि नहीं? नहीं जी, हमारे यहाँ इस तरह अलर्ट वाला अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई और क्यों नहीं है सादिया साहिबा, ये भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि एक ज़ैनब अलर्ट है लेकिन वो ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। मेरे ख्याल है आज के निज़ाम में इतना मुश्किल नहीं है कि एक सिर्फ एसएमएस जनरेट कर सके पुलिस। देखें कल जो सीएम साहब, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब के साथ ही थे शहर के विजिट पे, और तो ये बात उनके दरमियान डिस्कस हुई है कि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली
चाहे किसी भी वजह से बच्चे मिसिंग हुए हैं और पुलिस ने उनको ट्रेस आउट कर लिया, उनको घरों तक पहुंचा दिया या वो खुद से घर पहुंच गए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई ना कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन और या ये अलर्ट्स जो हैं वो शहर में होने चाहिए। शहर में क्या, पूरे सूबे में होने चाहिए, पूरे मुल्क में होने चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसी रिपोर्टिंग दूसरे सूबों से भी आती है। आपकी बिल्कुल आपकी बात सही है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन होना चाहिए। लेकिन कोई ना कोई हेल्पलाइन जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तहत सुबह से बिलखुसूस कराची में बिल्कुल होना चाहिए। और इस पे सीएम साहब जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि इतनी साल के 20 दिनों में इतनी सारी रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि देखें, पुलिस जो उनके पास इस वक्त वसाइल मौजूद हैं, उसके तहत वो केसेस रिजॉल्व कर रहे हैं। और मैं उम्मीद, जितना मेजर सिटी है वो तो कवर कर दें सीसीटीवी में, मतलब पुलिस को भी तो वसाइल चाहिए, वो कितना वक्त लगेगा? और जी डिले है, लेकिन कराची का सेफ सिटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तकाज़ों को पूरा करता हुआ जो है वो बहुत जल्द पूरे शहर में एक्टिव होगा। इंशाल्लाह कराची सेफ सिटी होगा। मेरी तो पहले ख्वाहिश होगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट हैं, कि कराची में क्राइम रेट 0 हो, लेकिन ये वाक़यात हुए हैं और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि गार्डन की पुलिस और उस इलाके की पुलिस लियारी में सर्च कर रही है। ये दोनों भी बच्चे अपने घर खैर व खैरियत से, अल्लाह करे जी ऐसा हो। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, अब जो लास्ट अगर लोकेशन हमें वाली पता चल गई और उसके बाद नहीं पता चल रहा, तो हम वहाँ के लोग अगर हमें देख रहे हैं तो हम आपको इम्प्लोर करते हैं कि इफ़ यू नो एनीथिंग, कुछ शक भी हो रहा है आपको, कम आउट एंड से इट, क्योंकि वी डू रियलाइज कि बड़ी डेंस जगह है और बड़ा मुश्किल होगा वहाँ। और स्कूलों में भी जो बच्चे पिक करने जाते हैं ना, स्कूलों को भी और विजिलेंट होने की जरूरत है कि ओनली ऑथराइज्ड पीपल जो जिनके पास कार्ड हो, एक्चुअली दैट इज द रूल, तो लिहाजा ये बिल्कुल बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए अबाउट इट। अच्छा जी, इट्स अ फैक्ट कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का मसला हमेशा से ही एक बहुत बड़ा मसला रहा है, और अव्वल तो ट्रांसपोर्ट होती नहीं है, हो तो इसका हाल बहुत ही ख़राब होता है। और यही वजह है कि जब चंद साल पहले ऑनलाइन राइड हेलिंग सर्विसेज आई तो आते ही अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई, बिकॉज एक वैक्यूम था, दिस वाज मच नीडेड। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको पता है एक बाइज़्ज़त आसान और सबसे इम्पॉर्टेंट ये महफूज सवारी मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं होता। ख़ासतौर पर ख़वातीन को बहुत फ़ायदा इसका हो रहा था। किराए ज़्यादा होने का शिकवा भी किया जाता रहा है, लेकिन कुछ अर्से पहले मज़ीद सर्विसेज की दस्तयाबी के बाद ज़रा एक कॉम्पिटिशन आया और सिर्फ एक ही था जो प्रोवाइडर या 2 थे, उनकी जगह मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए। अब देयर इज़ अ चॉइस, एक्चुअली आपके लिए चॉइस हो गई है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। यांगो पाकिस्तान। और ज़रा वी वांट टू नो मोर अबाउट यांगो, और मीराल शरीफ ने हमें ज्वाइन किया जो कि कंट्री हेड हैं यांगो पाकिस्तान की। मीराल, वेलकम टू आवर शो। क्या है आपका? मीराल, हमने जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा, इतनी ज़्यादा अब ऑप्शंस हो गई हैं, राइट ऑफ द बैट बताइएगा कि व्हाट्स डिफरेंट एंड यूनिक अबाउट यांगो। अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के जितने मसले मसाइल हैं और हमारे पास जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो जब हम यांगो की बात करते हैं, आई थिंक वन ऑफ द मेजर फीचर्स दैट सेट्स यांगो अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर सर्विसेज इज़ द अफोर्डेबिलिटी। तो जो किराए की कीमत है वो इतनी अफोर्डेबल है हमारी तमाम आवाम के लिए कि इट मेक्स देम चूज़ यांगो ओवर ऑल ऑफ द अदर ऑप्शंस दैट दे हैव। इसके अलावा अगर आप यांगो में देखें तो वहाँ पे आपको हर तरह की सर्विस मिलेगी। अगर आप एक बाइक पे ट्रैवल करना चाहते हैं, गाड़ी पे जिसमें हमारे पास एसी और नॉन एसी का भी ऑप्शन है, अगर आप रिक्शे पे ट्रैवल करना चाहते हैं, या आप किसी को कोई पार्सल भेजना चाहते हैं, या आप अपनी घर की कोई चीज़ मूव करना चाहते हैं, सो हमारे पास ट्रैवलिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की डिफरेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और उसके अलावा डिलीवरी और कार्गो की भी सर्विस अवेलेबल है। एंड दैट इज़ व्हाट सेट्स यांगो अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर सर्विसेज, क्योंकि अफोर्डेबल है, सेफ है और डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं। अच्छा, एक इशू ये होता है कि शुरू में कोई भी सर्विस आए अफोर्डेबल होती है और फिर कुछ अरसे बाद उसके रेट्स इतने बढ़ जाते हैं व्हेन पीपल गेट यूज्ड टू इट
कि वो अफोर्डेबल रहती नहीं हैं। ऑल्दो पाकिस्तान में अभी भी ये सर्विसेज एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड खासी अफोर्डेबल हैं। दुनिया में उबर वगैरह बहुत महंगे किराए पड़ते हैं, लेकिन हम तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ ही चलेंगे। ये शिकायत लोगों को रहती है कि भाई हम कोई भी सर्विस इस्तेमाल करें 6 महीने तो हम बड़े इंजॉय करेंगे, उसके बाद एकदम डबल हो जाते हैं किराए। बिल्कुल। सो यांगो में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि यांगो इज़ नॉट अ राइड हेलिंग सर्विस। सो यांगो एक टेक कंपनी है इनिशियली और इनहेरेंटली, एंड जो आप बात कर रहे हैं ये 100% करेक्ट है, लेकिन यांगो सस्टेनेबली अफोर्डेबल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकता है इज बिकॉज इट इज़ अ टेक कंपनी, और बहुत सारी जो टेक की कॉस्ट है वो उनको नहीं भरनी पड़ती बिकॉज वो सारा टेक इन हाउस बिल्ड होता है। तो जब आप बात करते हैं कि जी मैं वो सर्विस को एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे रखूं, उसका रीजन होता है पीछे बहुत सारे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं दैट यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि आपने बिजनेस को भी सस्टेनेबल रखना होता है। एंड जो बिकॉज यांगो इज अ टेक सर्विस और अ टेक कंपनी, इट्स अ ग्लोबल टेक कंपनी दैट इज ऑपरेटिंग इन 30+ कंट्रीज विद 10+ डिफरेंट सर्विसेज, तो वहां पे वो जो आपकी टेक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है वो बेनिफिट आप कस्टमर को पास कर सकते हैं, विच मीन्स कि इट इज नॉट जस्ट अफोर्डेबल नाउ बट इन द टाइम to come it will be the most affordable services that will be there in the market compared to any other ride hailing service that we have in Pakistan or that we will have in Pakistan। ज़बरदस्त, ये अच्छा कि आपने बता दिया बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर वाचिंग और ये कंपैरिजन हमेशा रहता है। मिराल ये बताइएगा, यांगो कॉल्स इट्स ड्राइवर्स देयर पार्टनर्स, तो हाउ डज दैट वर्क आउट? आर दे एक्चुअल पार्टनर्स जिस तरह एक बिजनेस में होते हैं, और ऑब्वियसली इसका इफेक्ट कस्टमर लॉयल्टी पे किस तरह होता है? सो यांगो जब पार्टनर्स की बात करता है तो वो एक्चुअली अपने बिजनेस पार्टनर्स को पार्टनर्स बोलता है। सो दिस इज अगेन समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सर्विस दैट यू सी इन द मार्केट। हम जब एक किसी भी मार्केट में आते हैं तो हम सिर्फ अपना टेक स्टैक लेकर आते हैं जिसमें ड्राइवर ऐप है, कस्टमर ऐप है और पार्टनर कंसोल है। और पार्टनर्स बेसिकली वो ट्रांसपोर्टर्स हैं और वो ऑफिसेज हैं जो आप शहरों में देखते हैं, एंड हम उनको डिजिटली इनेबल कर देते हैं थ्रू आवर टेक सर्विस या थ्रू आवर पार्टनर कंसोल, जिसके थ्रू वो ड्राइवर्स को एक्वायर कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनकी फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं, एंड उनके सो बेसिकली आप डिफरेंट बिजनेसेस बना रहे हैं in the market. So that's what is also very different when we talk about Yango, which is not there in any of the comparative services here. So आपके पास different businesses build हो गए हैं, एंड ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या ये जो पार्टनर्स हैं ये एक्चुअली आपके बिजनेस में एक स्टेक रखते हैं, एंड दैट इज हाउ दे आर अर्निंग आउट ऑफ इट। अच्छा, जब बात आती है ड्राइवर्स की, जी कंटिन्यू, कंप्लीट योर थॉट एंड देन वी विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन। जी, तो जहां तक बात आती है ड्राइवर्स की, ये ड्राइवर्स अटैच्ड होते हैं इन पार्टनर्स के लिए, और इनको जो सपोर्ट और वो सारा कुछ जो कहीं और किसी सर्विस में उनको थ्रू इन ऐप मिल रहा होता है या कॉल सेंटर से मिल रहा होता है, वो इनको यहाँ पे लाइव मिल रहा होता है बिकॉज ये फिजिकल सर्विसेज प्रोवाइड। जी बिल्कुल। अच्छा, सेफ्टी एक कंसर्न होता है, पर्टिकुलरली खवातीन क्या सभी का होता है, बच्चे भी होते हैं, फैमिलीज भी होती हैं। सो यूजुअली होता है लोग कि इतना पैनिक कर जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, जो ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़तरनाक ही हो, लेकिन उन्हें शक हो जाता है या उन्हें डर लग रहा होता है, या प्रीएम्प्टिवली अपने आप को करना क्या कर सकते हैं? क्या लोकेशन शेयरिंग वगैरह भी है इसमें? और दूसरा ये कि अगर आपने कोई शिकायत करनी हो, क्योंकि टेक है ना, कभी किराया आपका ज़्यादा कट गया, कभी कोई इशू हो गया, घंटों आप ट्राई करते रहते हैं और कॉल्स नहीं लगती हैं राइड हेलिंग ऐप्स के कॉल सेंटर्स पे। सो ये एक बहुत आपने अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है। यांगो सेफ्टी को बहुत क्लोजली लेता है अपनी सर्विस डिलीवरी के अंदर। सो हमारे पास जो सेफ्टी फीचर्स हैं दे आर अनपैरेलल्ड टू अदर सर्विसेज। हमारे पास एक इमरजेंसी बटन है जिसको आप प्रेस करेंगे विद इन द ऐप तो आप डायरेक्ट 15 को रीच आउट कर लेंगे, विच इज़ नॉट देयर इन एनी अदर ऐप। हमारे पास राउट शेयरिंग का ऑप्शन है जिसमें आपको किसी को अलग से नंबर नहीं फीड करना पड़ता। आपके पास एक नंबर ऑलरेडी आपकी ऐप में फीड हुआ हुआ है। इट कैन बी योर फादर, इट कुड बी एनीवन,
एंड जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं वो डायरेक्टली उस नंबर को चला जाता है, विच इज़ अगेन नॉट देयर इन एनी ऑफ द अदर सर्विसेज। हमने इंश्योरेंस लॉन्च की है, नॉट जस्ट फॉर आवर कस्टमर एंड बट ऑल्सो आवर ड्राइवर्स, विच इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। सो खुदा ना खास्ता कोई इन राइड ऐसे हादसा हो जाते हैं, उसको हम कवर करते हैं। एंड जहाँ तक बात आई सपोर्ट की, तो वी हैव एन एक्सटेंसिव इन ऐप सपोर्ट, जो कि आपने जैसे बात की। उसके अलावा हमारे जो पार्टनर ऑफिसेज हैं वो कस्टमर्स के लिए भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे कस्टमर्स जाके अपने शिकायत या अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं और वो डायरेक्टली हम तक पहुँचती हैं और हम उनको सॉल्व करते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मीराल, आप आई भी हैं और आपने बड़ी अच्छी तरह समझाया। और आपसे बात करके लग रहा है कि जहाँ हमारे ऑनलाइन टेक के चैलेंजेस हैं, बहुत अरसे से हम बात हैं, वहाँ बड़े अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये यकीनन आपने भी कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा इस हवाले से कि पाकिस्तान में 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट हमने तो कोई टीनेज टाइप लोग भी सुने हैं जिनमें हार्ट अटैक हुआ है। तो पाकिस्तान में 40 साल से कम उम्र अफराद में हार्ट अटैक की शरह में इजाफा इंतहाई परेशान कुन तो है, तशवीशनाक भी है। और माजी के मुकाबले में जवान अफराद में हार्ट अटैक के वाक़यात लगातार बढ़ रहे हैं। हर घंटे में 40 से ज़ायद लोग दिल का दौरा पड़ने से वफ़ात पा रहे हैं और जिनमें 12 से 15 अफराद की उम्र 40 साल से कम होती है। इमेजिन, ज़्यादातर शादीशुदा बच्चों वाले होते हैं। NICVD के प्रोफेसर खावर काज़मी के मुताबिक पाकिस्तान में हार्ट अटैक का सामना करने वाले 15% अफराद की उम्रें 40 साल से कम होती हैं। ऐसी अम्बात नौजवान बेवाओं और यतीमों की तादाद में इजाफा कर रही हैं। शदीद मौशी और समाजी मुश्किलात से इन्हें गुजरना पड़ता है। यंग लोगों में हार्ट अटैक के शरह में इजाफे की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि ज़्यादातर अफराद को हार्ट अटैक की अलामात का इल्म नहीं होता। अगर कोई अलामात होती भी हैं तो किसी और बीमारी की वो समझते रहते हैं। सीने में तकलीफ़ या दबाव एहसास, जबड़ों, कमर या हाथों तक फैलने वाला दर्द, सांस लेने में मुश्किलात वगैरह हार्ट अटैक की अलामात हो सकती हैं। एक अमरीकी तहकीक में यह भी बात सामने आई है कि 40 साल या इससे कम उम्र अफराद में हार्ट अटैक का इम्कान तकरीबन बूढ़े अफराद जितना ही अब हो गया है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हार्ट अटैक, सिगरेट नोशी, ये सब वजह बनती हैं। ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारना, फास्ट या जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा रुझान या इस्तेमाल भी हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ाता है। अच्छा, इस पे बात ज़रूर करनी है क्योंकि सब बात तो हमने यही करनी है कि ये एकदम से ये क्या रुझान जो है बदला है, वरना यू वुड हैव नेवर थॉट कि किसी यंग बंदे को हार्ट अटैक हुआ हो। लोगों को आपको पता है कि जिम में भी हो जाते हैं हार्ट अटैक वगैरह। तो ये भी पीपल अपेरेंटली हु आर इनटू फिटनेस और वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, उनमें भी हार्ट अटैक हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खावर काज़मी जो कि NICVD कराची के सीनियर माहिर अमराज क़ल्ब है। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। पहला सवाल यही कि ये हो क्या रहा है, ये ट्रेंड जो है 40 से कम उम्र में दिल की बीमारियां होना, हार्ट अटैक होना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वजह क्या है? जी, ये थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये तो मैं 25 साल से हम इस चीज़ का शोर मचा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो शरह अमवात है और शरह हार्ट अटैक की शरह है नौजवानों में बढ़ रही है। आज से 20 साल पहले एक स्टडी थी जिसने ये बताया कि जो 45 साल से कम उम्र के लोग हैं वो तकरीबन 10% ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक होता है जो 45 साल से कम उम्र के में शुमार होते हैं। हालिया सालों में यकीनन इसमें मजीद इजाफा हुआ है और NICVD में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे रोज़ाना बहुत सारे लोगों की एंजियोप्लास्टी होती है और उसमें देखा गया है कि जितने भी लोग एक्यूट हार्ट अटैक के साथ होते हैं उसमें से 12 से 15% लोग मर्द भी और ख़वातीन भी ऐसी होती हैं जो 40 साल से कम उम्र होती हैं। जाहिर है इसमें मर्दों की तादाद ज़्यादा है औरतों के मुकाबले में। वजह इसकी क्या है जो आपने पूछी थी, तो ये ने देखा है कि इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी जो क्लासिकल रिस्क फैक्टर है, मोटापा होना, पेट की बीमारी ज़्यादा होना, डायबिटीज़, शुगर का मर्ज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें इन नौजवानों में ज़्यादा होती हैं और ख़ास तौर पे ये देखा गया कि उन लोगों में ये ज़्यादा होता है जिनमें ऑलरेडी उनके ख़ानदान में, माँ बाप में, भाई बहनों में पहले से हार्ट अटैक हुआ है या दिल के अमराज पहले से मौजूद हैं। उनमें ये कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक होने की ज़्यादा वजह बनी है। डॉक्टर साहब, एक तासुर ये भी आम है कि 40 से कम उम्र लोगों में हार्ट अटैक हो तो सर्वाइवल का चांस कम है, क्या ये हकीकत है?
जी एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इसमें हकीकत है बिल्कुल। जितने भी लोगों को एक्यूट हार्ट अटैक होता है उसमें से 30-40% लोग हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच सकते, उनका पहले ही इंतकाल हो जाता है। और इसमें जो नौजवान लोग हैं उनमें वजह इसलिए ज़्यादा होती है कि उनमें जो अगर पुराने लोगों में जो पहले से ज़्यादा उम्र के लोगों में कुछ साथ में कोलेक्ट्रल सर्कुलेशन बन जाती है, और एक आर्टरी जिसको हम LAD कहते हैं जो सामने बड़े हिस्से को सप्लाई करती है दिल के पट्टों को, उसके शुरू के हिस्से में जो ब्लॉकेज होता है उसका नाम ही इसलिए मशहूर है वीडियो मेकिंग लीजन। यानी उसके में हार्ट अटैक जब होता है तो बचने के चांसेस कम होते हैं और उसमें फिर मौत का इंतकाल होने का वजह ज़्यादा बन जाती है। और ये चूंकि नौजवान लोगों में ज़्यादा होता है तो इसलिए इसको वीडियो मेकिंग लीजन कहते हैं। और इसमें चूंकि दूसरे कोलेक्टर्स बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक यू फॉर योर। और काफ़ी हम खौफजदा हो गए हैं। ऑल द मोर रीजंस कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस सूरत डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर साहब ये एक सवाल बहुत ज़्यादा हमें क्योंकि लिख भी रहे हैं लोग, परेशान भी हैं इस पूरी सूरत हाल में। डॉक्टर साहब नज़र ये आ रहा है कि नौजवानों को बड़ी कम उम्र में ही दिल की सेहत का ख्याल रखना है। हाँ। तो कैसे करें? एक्चुअली टेस्ट वगैरह क्या कराने चाहिए और लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली लाएं? जी एक्चुअली बात यह है कि ये जो दिल के मसले की वजह है वो सिर्फ पैदाइश से बाद नहीं, पैदाइश से पहले ही एक्चुअली शुरू हो जाती है। तो जो खवातीन हामला जब होती हैं वो अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती या उनमें ज़्यादतीस होती है तो फिर उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने की शिकायत होती है। जो तर्ज ज़िंदगी है वो शुरू से ही सही रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपना वज़न का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें। और जिन ख़ानदानों में पहले से दिल के अमराज हैं उनमें 16 साल की उम्र में यकीनन सब बच्चों को अपने टेस्ट कराने चाहिए। और 4 चीज़ों का नंबर याद रखना चाहिए। आपकी पेट की पैमाइश मुनासिब हो, वो सही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी पेट बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अपना चेक कराएं कि वो सही हो, और अगर सही नहीं है तो उसके लिए अपनी तर्ज ज़िंदगी से अगर ठीक नहीं होता तो दवाई की ज़रूरत है तो उसको इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं और उसमें भी वही बात है कि उसको अगर ज़रूरत है तो उसमें दवाई के इस्तेमाल की ज़रूरत है तो दवाई का इस्तेमाल करें। और शुगर को चेक कराएं और खुराक को का ख्याल रखें। अगर शुगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो खुराक के में बेहतरी करने से नॉर्मल नहीं होती तो दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ आमतौर पर यह सवाल किया जा सकता है कि अभी नौजवान है 20 साल 25 साल का, तो क्या ज़रूरत है इतनी यंग उम्र में हम दवाई शुरू कर दें ब्लड प्रेशर की, शुगर की या कोलेस्ट्रॉल की, और फिर क्या सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी? यकीनन सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, इसलिए नहीं कि वो उसकी आदत हो जाती है, इसलिए कि ज़ाहिर है आपको दवा शुरू करनी पड़ेगी अगर आपको ज़रूरत है। चीज़ें आपने पॉइंट आउट करवा दी हैं। तो पेट ना निकला हो, देयर समथिंग रॉन्ग अगर ऐसा है, कोलेस्ट्रॉल चेक करें, BP चेक करें, अपना शुगर चेक करें, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। टुमारो इंशाल्लाह। बाय।